गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 7th ए का नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण। यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे भाषाई कौशल, उच्चारण या बोलने का कौशल। शुद्ध उच्चारण ही भाषा के ज्ञान का आवश्यक अंग है तथा भाषा में संप्रेषण का प्रमुख हिस्सा भी है। बालक जैसे ही बोलना सीखता है, अनुकरण से अपनी मातृभाषा सीख जाता है, लेकिन उस पर स्थानीय प्रभाव अवश्य होता है। शुद्ध उच्चारण से भाषा संप्रेषण की बोधगम्यता आती है। शुद्ध उच्चारण से भाषा परिष्कृत तथा परिमार्जित होकर उसमें निखार आता है। अशुद्ध उच्चारण सुनने से भी अच्छा नहीं लगता तथा भावार्थ ही बदल जाता है, जिससे शुद्ध संप्रेषण भी संभव नहीं हो पाता है। अब हम जानेंगे मौखिक अभिव्यक्ति। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रहकर ही करता है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के सदस्यों से परस्पर संपर्क बनाकर ही करता है और सभी सदस्य आपसी संपर्क से भाषाओं के माध्यम से ही बनाते हैं, जिसका प्रथम रूप मौखिक या वार्तालाप या बोलने का कौशल है। दूसरा रूप लिखित भाषा द्वारा है। यहाँ हम मौखिक अभिव्यक्ति की चर्चा करते हैं। अगला अब हम जानेंगे बोलना अर्थ। बालक सुनते सुनते एक वक्ता की तरह बोलने का स्वतः ही प्रयत्न करता है तथा शिक्षक तो सिर्फ ऐसा ही यत्न कर रहे कि बालक शुद्ध उच्चारण करे। प्रारंभ में तो बालक तुतलाकर अशुद्ध उच्चारण करता है, लेकिन शिक्षक धैर्य के साथ बालक के साथ सहानुभूति रखते हुए बालक के अपूर्ण प्रयास की सराहना करते हैं तो उसे शुद्ध बोलने के अतिरिक्त अवसर दिए जाते हैं और बालक जो भी कहना चाहता है उसे सुनने और अशुद्ध उच्चारण पर हंसी ना करे, क्रोध ना करे, बल्कि प्रोत्साहित करके सुधार कराया जाए उसमें। इसी प्रकार से समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों के माध्यम से मानव अपने हृदय के भावों को प्रकट करता है। उसे ही मौखिक अभिव्यक्ति या बोलना कहते हैं। मौखिक भाषा का उपयोग हम हमारे दैनिक जीवन में बातचीत, भाषण या आदेश देने में करते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन का अंग कहलाता है। प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने लिखा है, भावना अपने हृदय के भावों को व्यक्त करने के लिए जिस ध्वनि रूपी साधनों या संकेतों का प्रयोग करता है उसे मौखिक भाषा या बोलना कहते हैं। बेध्वनि संकेत समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। इसी प्रकार से मानव अपने विचारों, मनोभावों और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मौखिक रूप से उच्चारित या बोलकर व्यक्त करता है, क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति सरल, सहज एवं पर्याप्त होती है। इसके लिए कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। मानव को प्रतिदिन काफ़ी मात्रा में मौखिक अभिव्यक्ति करनी पड़ती है, अर्थात मौखिक भाव प्रकाशन के लिए उसे 2 उपादानों का होना आवश्यक होता है। अपने विचारों और भावों को मौखिक रूप से दूसरों के सम्मुख प्रकट करना, दूसरों के मौखिक विचारों को सुनकर उनका भाव अर्थ ढंग पूर्ण से ग्रहण करना, इन दोनों उपादानों की मौखिक अभिव्यक्ति ही श्रेष्ठ कहलाती है। अब हम जानेंगे प्रक्रिया। बालक में मूर्त परिचित वस्तुओं के नाम, रंग, आकार, कार्य आदि पर बातचीत करके बालक की बोलने की झिझक दूर करें तथा बाद में वह छोटी छोटी कहानियाँ, चुटकुले सुनाने को कहा जाए। फिर बाल गीत, प्रमाण गीत तथा कक्षा के छात्रों के सामने ही प्रस्तुत करें। उन्हें अनुकरण और वाचन का खूब अवसर दिया जाए। उनसे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करें। बाल सभा में बोलने के लिए प्रेरित करें। प्रश्नों के उत्तर तथा संवाद पाठों का शिक्षण कराकर बालकों को बोलने के कौशल का विकास कराया जाए। इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। अब हम जानेंगे इसके महत्व के बारे में। हिंदी भाषा शिक्षण में मौखिक भाषा या बोलने का अत्यधिक महत्व है, जो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। मौखिक भाषा सरलता तथा शीघ्रता से समझी जा सकती है। पढ़ने के अभ्यास में सर्वप्रथम अक्षर ज्ञान, फिर उसे उच्चारण का उचित अभ्यास, अंत में दोनों को मिलाकर पढ़ना पड़ता है। लेकिन मौखिक भाषा में दूसरों का ही अनुकरण करके इसे सीखा जाता है। सर्वप्रथम बालक मौखिक भाषा ही सीखता है, उसी
का अधिक से अधिक विकास करने से ये स्वाभाविक एवं सरल हो जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिकांश बालकों में इसे अनुकरण की प्रवृत्ति से अधिक सीखा जाता है, इसलिए मौखिक भाषा अनुकरण प्रदान है। बालक को लिखने पढ़ने से पूर्व मौखिक भाषा का अभ्यास करना अति आवश्यक है। भाषाओं का प्रारंभ कान और जिह्वा से हुआ है। सर्वप्रथम बालक परस्पर वार्तालाप से बोलना सीखता है, फिर लिखना और पढ़ना बाद में सीखता है। इसलिए आवश्यक है कि बालक पहले वार्तालाप में निपुण हो। दैनिक व्यवहारिक जीवन में मौखिक भाषा का जितना अधिक प्रयोग होता है उतना लिखित भाषा का प्रयोग नहीं होता है। अधिकांश बातें मौखिक जितनी स्पष्ट की जा सकती हैं उन्हें लिखित रूप में उतना स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। मौखिक भाषा ही व्यक्तियों के संबंधों को अधिक दृढ़ और मजबूत बनाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह सुख का अनुभव करता है तथा दुख में हाथ बांटता है। उसे सांत्वना देकर आत्मसंतोष अनुभव करता है। इस प्रकार से मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही एक दूसरे के सामने अपने विचारों को प्रकट कर सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाता है, क्योंकि समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल ही है। व्यवहारिक जीवन तभी सफल माना जाएगा जब बोलचाल या वार्तालाप में सफलता या निपुणता की जाए। व्यापार व्यवसाय में ही व्यक्ति अच्छी तरह सफलता अर्जित करते हैं जो मौखिक रूप से बातचीत द्वारा अपने को अधिक प्रभावित करे। साक्षात्कार में बालक सफलता अर्जित नहीं कर पाते हैं और सब कुछ जानते हुए भी वह अपने विचारों और भावों को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति और वार्तालाप द्वारा बालक आत्म अभिव्यक्ति की निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। मौखिक शिक्षण कक्षा में सजीवता तथा रुचि उत्पन्न करता है। प्रश्नोत्तर द्वारा पढ़ाए पाठों में अधिक रुचि उत्पन्न दिखाते हैं। भाषा कला में निपुणता के लिए वार्तालाप में दक्षता हासिल कर अति आवश्यक है। बातचीत से संपर्क में आए व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता है तो भाषण द्वारा जन समुदाय को। अतः वर्तमान में भाषा कला का भी अपना एक विशेष महत्व है। मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा बालक के अभिव्यक्ति का विकास संभव है। कोई भी व्यक्ति मधुर, स्पष्ट और प्रभावी शब्दों द्वारा अपने व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर डाल सकता है। वार्तालाप द्वारा अर्जित भाषा मस्तिष्क पर अधिक मजबूत रहती है, वह उसे भूलता नहीं है और विद्यालय में लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य की अधिक आवश्यकता होती है। अब हम लोग जानेंगे मौखिक भाषा शिक्षण के उद्देश्य। वह व्यक्ति सफल तभी वक्ता नहीं हो सकता जिसमें स्पष्ट और शुद्ध मौखिक अभिव्यक्ति प्रभावपूर्ण और प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति नहीं है। इसमें वह अपने व्यक्तित्व का छाप नहीं छोड़ सकता। अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ है उद्देश्य बालकों में कुशल अभिव्यक्ति का विकास करना, बालकों में स्वाभाविकता से बोलने की क्षमता उत्पन्न करना तथा सरल और स्पष्ट भाषा में परस्पर वार्तालाप की आदत डालना, बालकों में पूछे गए प्रश्नों का शुद्ध और उचित उत्तर देने की क्षमता उत्पन्न करना, बालकों में शिक्षक से संकोच दूर करके व्यक्तित्व का विकास करना तथा भाषा अध्ययन की योग्यता का विकास करना, शब्दों को समझकर उनका उचित समय तथा उचित स्थान पर प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना, अपने दैनिक जीवन में बालक जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं उसे शुद्ध एवं अर्थपूर्ण एवं तर्कसंगत अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास करना, बालकों में इस प्रकार की योग्यता का विकास करना कि वे अपने मन में उठने वाली शंकाओं का निवारण करके बिना संकोच के शिक्षक को प्रश्न पूछकर सके। साथ ही बालकों को धारा प्रवाह बोलने का अभ्यास कराना, बालकों को व्यक्तियों के समक्ष प्रभावी ढंग से अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। अब हम लोग जानेंगे मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता। मौखिक अभिव्यक्ति की बालक में सुरक्षा की भावना का विकास करना, परिवार और समाज में बालक के स्नेही, स्वीकृति, विश्वास, प्रशंसा और पुरस्कार के द्वारा सुरक्षा की भावना को देना, नए अनुभव की प्राप्ति हेतु मौखिक अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। वाक् पटुता तथा शुद्ध उच्चारण और मौखिक अभिव्यक्ति उपयोगी है। विरोध प्रदर्शन भी मौखिक अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ माध्यम है। आत्म प्रदर्शन के लिए मौखिक अभिव्यक्ति अच्छे अवसर प्रदान करती है। मौखिक अभिव्यक्ति आज्ञाकारिता के विकास के लिए भी आवश्यक है। सामूहिक विकास भी इसी के माध्यम से संभव है तथा जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मौखिक अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य को मौखिक अभिव्यक्ति ही ठीक रखती है। मौखिक भाव प्रकाशन या बोलना। मौखिक भाव प्रकाशन अर्थात बोलने की शिक्षा देते समय निम्न बातों का हमें ध्यान देना चाहिए कि बालक की शैशवावस्था से ही बोलने की शिक्षा देना प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में बालक के उच्चारण एवं भाषा की शुद्धता पर विशेष ध्यान न देकर धारा प्रवाह के साथ आत्मिक प्रकाशन करने की योग्यता के विकास पर बल दिया जाए। बालक के बोलने को अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाएं। जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा न की जाएं जिसमें बालकों को बोलने के अवसर अधिक प्राप्त न हों।
भाषा सदैव क्षेत्रवाद, प्रांतीयता और व्याकरण आदि के दोषों से मुक्त होनी चाहिए। बालक ज्यों ज्यों बड़ा होता जाए तो उसके मौखिक भाव प्रकाशन में अशुद्धता और उच्चारण को ठीक करते हुए चलना चाहिए। बालक में संकोच की भावना को विकसित न होने दें। बालक शीघ्रता से बोलने के कारण शब्दों को चबा चबा कर या दबा दबा कर ना बोले। इसके साथ ही शिक्षक का व्यवहार स्नेहपूर्ण और विश्वासपूर्ण होना चाहिए। बालकों के लिए भाषण, आशु भाषण प्रतियोगिताएं और संवाद, नाटक, कहानी कथन, वाद विवाद जैसे कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर किया जाना चाहिए। बालकों के सम्मुख ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए जिसमें बालकों के सम्मुख ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे बालक स्वच्छंद रूप से अपनी बात को कह सके। अगला पॉइंट आता है बोलने की अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। बोलने के कौशलात्मक उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में बालक शुद्ध उच्चारण, उचित स्वराघात तथा स्वरों के उचित उतार चढ़ाव में कर सकेगा। वह अपने मनोभावों को उचित गति के साथ मौखिक रूप से व्यक्त कर सकेगा। वह प्रसंगानुसार मुहावरों, कहावतों, उक्तियों की पहचान कर सकेगा। बालकों शब्दों, वाक्यों को उचित क्रम और अर्थ के अनुसार व्यक्त कर सकेगा। बालक मौखिक अभिव्यक्ति में विचारों की क्रमबद्धता, सुसंबद्धता बनाए रख सकेगा। बालक उचित हाव भाव व भंगिमा के साथ बोल सकेगा। आवश्यकता पड़ने पर बालक अपनी बात की पुनरावृत्ति भी कर सकेगा। बालक मौखिक अभिव्यक्ति में आवश्यक शिष्टाचार का पालन भी कर सकेगा। महत्वपूर्ण अपेक्षित परिवर्तन होगा और बालक प्रसंगानुसार अपनी मौखिक अभिव्यक्ति की शैली का प्रयोग कर सकेगा। अगला अब हम जानेंगे आदर्श वार्तालाप की विशेषताएं। जब बालक आपस में कक्षा में वार्तालाप करे तो उनमें इस प्रकार की विशेषताएं होनी चाहिए। बोधगम्य भाषा का प्रयोग होना चाहिए। आदर्श वार्तालाप के लिए आवश्यक है कि भाषा का प्रयोग बोधगम्य और भाषा शुद्ध हो। जिस प्रकार ग्रामीण परिवेश के व्यक्तियों से क्लिष्ट भाषा में वार्तालाप अनुचित है, वार्तालाप श्रोता के स्तर के अनुकूल ही होना चाहिए। स्पष्टता, वार्तालाप स्पष्ट होनी चाहिए। जो बात कही जा रही है पहेली रूप या घुमा फिरा कर ना कही जाए। किसी भी प्रश्न का उत्तर गोल मोल और अस्पष्ट रूप में नहीं दिए जाएं। भाषा की मधुरता, आदर्श वार्तालाप की सबसे प्रमुख विशेषता है कि भाषा की प्रमुखता होनी चाहिए। भाषा की मधुरता में एक आकर्षण शक्ति होती है। किसी भी कड़वी बात को यदि मधुरता और समरसता के ढंग से आकर्षित बनाकर कहा जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहु ओर, बसीकरण एक मंत्र है तजी दे बचन कठोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।